बड़ी खड़े बनाई आज भैया। लगता है ये भी राजनीति के रंग में रंग रहे हैं। जैसे राजनीति में होता है ना, चीनी कम हो दूध कम हो चाय कड़क बननी चाहिए, वैसे ही नेता भी होते हैं, वादे पूरे हो ना हो लेकिन जनता के हितैषी ऐसे बनते हैं कि इनसे बड़ा तो इनका कोई सरोकार कर ही नहीं सकता। वैसे चलिए, चाय से बात फिसल के राजनीति पे आ गई और राजनीति पर ही इस वक्त एक बड़ी खबर भी आ रही है जो आपको सबसे पहले हम चाय की इस चौपाल से दे दें। और खबर सबसे पहले न्यूज नेशन पर आप देख पा रहे हैं और खबर यह है कि बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनावों के लिए अपना नया नारा जारी कर दिया और यह नारा है अब की बार 400 पार। ये नया पोस्टर जारी किया गया और इस पोस्टर के साथ ही ये नारा भी आ गया है जो बताता है कि इस बार पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी किस तरीके से शंखनाद करने जा रही है। अब की बार 400 पार का नारा बीजेपी ने दे दिया और 400 सीट जीतने का लक्ष्य एनडीए का नहीं है, बीजेपी का है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रविकांत राय जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर आप न्यूज नेशन पर इस वक्त देख रहे हैं। ये पहली तस्वीर है इस पोस्टर की जो 2019 में आपको हर गली चौराहे पर दिखने वाला है और ये नारा भी हर किसी के मुंह पर आपको सुनाई देगा, अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, कमल का निशान है और 400 का लक्ष्य है। इसी के साथ बीजेपी के तमाम नेता अब लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकने वाले हैं। रविकांत जुड़ गए हमारे साथ। रविकांत, 400 का नारा दिया है और ये सिर्फ बीजेपी का लक्ष्य है, एनडीए का लक्ष्य नहीं है। नावेद, आपको याद होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। उस चुनाव में ये नारा इतना हिट हुआ और इसका फायदा जो है बीजेपी को सीधे तौर पर मिला। अब 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेन कमेटी का गठन कर दिया गया है और ये पहला पोस्टर जो है निकलकर सामने आया है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज है और बीजेपी टारगेट लेकर चल रही है 400 के पार। कुछ नारे ऐसे होते हैं जिनसे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है और उसी लिहाज से बीजेपी ने ये अपना नया पोस्टर जारी किया है और 3 तारीख को कैंपेन कमेटी की बैठक होने वाली है और उस बैठक में और भी नारे और पोस्टर जो है भारतीय जनता पार्टी जारी करने वाली है। लेकिन उससे पहले ये पहली तस्वीर और पहला पोस्टर जो है हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें सीधे तौर पर बीजेपी ये दावा कर रही है इस पोस्टर के माध्यम से कि वो 400 सीटों का टारगेट लेकर लोकसभा के चुनाव में उतरने वाली है और एक बार फिर पार्टी के स्टार कैंपेनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और उन्हीं के चेहरे को बेस बनाकर वो लोकसभा के मैदान में कूदने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत आपका सबसे पहले न्यूज नेशन तक इस खबर को पहुंचाने के लिए। तो चलिए, चाय गरम में आगे बढ़ते हैं। राजनीति पर बात चली पड़ी है तो अब बात करते हैं कि चाय में सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन चाय का किसके साथ होता है? समोसे के साथ। तो राजनीति में कहां समोसे तले जा रहे हैं वो आपको दिखाते हैं और शाही समोसे से मिलाते हैं। चाय और समोसे का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा अनूठा है और अब आप शाही समोसे से मिल लीजिए। शाही समोसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जिन हाथों से तला गया है वो महाराज है और महाराज के हाथ से तले होने का गौरव इन समोसे को प्राप्त है। दरअसल हम बात कर रहे हैं ग्वालियर के महाराज और कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो अपने लोकसभा क्षेत्र अशोकनगर में अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां पर जब आलू भरे समोसे मिल गए तो उन्हीं पर हाथ आजमा लिया इन्होंने। ये तस्वीरें देखिए, जब महाराज अशोकनगर में कार्यकर्ताओं में जोश भरने गए तो एक समोसे की दुकान पर समोसे तलते देखे गए। कार्यकर्ता भी अपने चहेते नेता को इस तरीके से समोसा तलता देख बड़े खुश हुए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं 2 राज्यों की। 2 राज्यों में आज चाय की केतली में बड़ा उबाल है। दरअसल वहां पर लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा के आम चुनाव जो हो गए और उसमें जहां जींद में बीजेपी ने बाजी मारी, तो वहीं राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के रामगढ़ में कांग्रेस ने ये सीट जीत दर्ज कर ली है। यानी कि आपकी भी जय जय, हमारी भी जय जय। हरियाणा की जींद और राजस्थान के रामगढ़ विधानसभा सीट पर हुआ चुनाव इन राज्यों में अपना रसूख रखने वाले सियासी दलों के लिए अग्नि परीक्षा माना जा रहा था। जींद में जीत का परचम लहराने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए, तो वहीं चुनावी नतीजे आने से पहले यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धांधली का आरोप लगाकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो वहीं रामगढ़ में जनता का हाथ कांग्रेस उम्मीदवार के साथ रहा। लोकसभा चुनाव से पहले ये आखिरी उपचुनाव थे, इसमें जीत और हार का सियासी नफा नुकसान हो सकता है, इसलिए कांग्रेस और बीजेपी के साथ सभी दलों ने इन चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंकी, लेकिन नतीजा बराबरी का रहा। हरियाणा की जींद विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया। जाटलैंड के रूप में मशहूर जींद में पार्टी को मिली जीत ने सियासी पंडितों को चौंका दिया।
उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण मिड्ढा ने जननायक जनता पार्टी के कैंडिडेट दिग्विजय चौटाला को करीब 12,000 वोटों से हराया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी और पार्टी उम्मीदवार रणदीप सिंह सुरजेवाला इस चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे। और ये जींद की जनता का प्यार है और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कार्यशैली रही है, ये उनका प्यार है जिनकी वजह से लोगों ने इतने वोटों से जिताने का काम किया। क्योंकि इस रन में बड़े बड़े महारथी भी थे, आप ये देखिए, उन महारथियों को भी पछाड़ने का काम किया। ये कोई छोटी बात नहीं है। वहीं शिकस्त झेलने वाले रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी की इस जीत पर चुटकी ली। जाति पाति का एजेंडा तरक्की के एजेंडा पर जीत गया, परंतु डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा मार्जिन से ये चुनाव जीते हैं। हमारी शुभकामनाएं। एक तरफ जींद में कांग्रेस को निराशा हाथ लगी, तो दूसरी तरफ राजस्थान से उसके लिए जीत की सुखद खबर आई। कांग्रेस ने रामगढ़ विधानसभा सीट पर जीत हासिल कर सूबे में अपने सीटों की संख्या 100 तक पहुंचा दिया और अब अशोक गहलोत सरकार बहुमत से सिर्फ एक कदम दूर है। यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार साफिया खान ने 12,228 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार को हराया। साफिया खान को कुल 83,311 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार सुखवंत सिंह को 71,083 वोटों से संतोष करना पड़ा। ये चुनाव भी इस बार मुझे लगता है जनता ने लड़ा था और जो जातिवाद था, सांप्रदायिक था, उसके खिलाफ जनता ने चुनाव लड़ा है। आम आदमी इस बार एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। रामगढ़ में कई लोग तो ऐसे थे, कहां से लोग आए थे कि रामगढ़ में कांग्रेस को जिताना है। जींद में मिली जीत के बाद बीजेपी के रणनीतिकारों के हौसले बुलंद, कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी लोकसभा के साथ ही हरियाणा विधानसभा का चुनाव भी करा सकती है। वहीं राजस्थान के रामगढ़ में मिली जीत से कांग्रेस भी उत्साहित है। उसे उम्मीद है कि सूबे में पार्टी बेशक बहुमत का जादुई आंकड़ा छूने से दूर रह गई हो, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में वो बेहतर रणनीति के जरिए विरोधियों को चौंका सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। गरम चाय के बाद अब कड़क बयान की बात कर लेते हैं और बात करते हैं गरम चाय में अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के एक बयान की, जो आज खासी सुर्खियों में रहा। तो चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि पीएम मोदी राजनीति में मुझसे जूनियर है, लेकिन मैंने उन्हें सर कहा, और वो भी 1-2 बार नहीं, 10 बार सर कहा है। मैं सर बोलकर पीएम मोदी के अहंकार को संतुष्ट करना चाहता था। मैंने अपने राज्य की खातिर ऐसा किया है। मैं चाहता था कि पीएम मोदी आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दें। मैंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति क्लिंटन को भी सर नहीं कहा। क्लिंटन को मैंने मिस्टर क्लिंटन करके संबोधित किया था, लेकिन पीएम मोदी को मैंने सर कहा। मैं चाहता था कि तमिलनाडु को विशेष राज्य का दर्जा मिले। और चलिए अब चलते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल से याद आया, वहाँ की दार्जिलिंग चाय, वाकई उसका स्वाद और उसकी खुशबू अपने आप में खास होती है, उसकी याद आ जाती है जब भी पश्चिम बंगाल की बात करो। लेकिन इस बार तो पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग टी से ज़्यादा वहाँ की जो राजनीतिक रणभूमि है ना, उसकी वजह से सुर्खियों में। टीएमसी और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं और दोनों के बीच में गजब का यहाँ पर जो वाक युद्ध कह रहे हैं वो चल रहा है। दोनों एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। और अब जब ममता बनर्जी पहुंची तारापीठ में पूजा करने के लिए, तो आरोप लगने लगे। आरोप ये कि ममता भी निकल पड़ी है सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर। आम चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल सियासी संग्राम का अखाड़ा बना हुआ है। बीजेपी बंगाल में अपनी सियासी जड़ें जमाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अपने मिशन बंगाल में लगातार तृणमूल कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं। बीजेपी के हमलों का मुकाबला करने के लिए तृणमूल कांग्रेस भी मोर्चेबंदी में जुटी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 3 दिन के दौरे पर बीरभूम पहुंची। वहां उन्होंने तारापीठ में दर्शन और पूजन किया। सवाल है कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए जिस तरह से राहुल गांधी ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ी, क्या वही राह अब ममता बनर्जी ने भी अपनाई है? को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां इस बार विकल्प होने जा रही है, लोकसभा में भारी सफलता के साथ जीतेगी। तो इसलिए कि अगर वो मठों में घूम रही हैं तो इससे उनके मन में कोई सनातन धर्म के लिए कोई आस्था पैदा हो गई। बस उनको ये कि अपनी उस इमेज को कि जो वेस्ट बंगाल की जनता में बन चुकी है कि ये केवल अपीजमेंट की, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, तो उसको थोड़ा सा दिखाने के लिए कि हम हैं, तो ये कोई सॉफ्ट हिंदुत्व या उनका कोई एजेंडा नहीं है। देखिए, मैं बीजेपी को किसी को बारे में कुछ बयान प्रतिक्रिया नहीं देता हूँ, क्योंकि जो चुनाव अगले दिनों में लोकसभा में होगा
वो 42 सीटों में वो जितना बोले, जितना कहे, जितना नेता जाए, इसका 0 मिलेगा, 0 से ज़्यादा नहीं। तो ये उल्टा सीधा बोल के जो विषय पर चर्चा करने में भी शर्म लगती है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो प्रोपेगेंडा कर रही है और बंगाल के समाज में फूट डालने की कोशिश कर रही है। उधर बीजेपी का दावा है कि ममता बनर्जी सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है। इन दिनों राम मंदिर का मुद्दा देश की राजनीति में छाया हुआ है। टीएमसी को डर है कि कहीं बीजेपी बंगाल में अपनी राजनीतिक आधार मजबूत न कर ले, इसलिए दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग चल रही है और आने वाले वक्त में लड़ाई और तेज हो सकती है। बीजेपी टीएमसी के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी में है, तो टीएमसी बीजेपी को किसी भी कीमत पर बंगाल में रोकना चाहती है। इसलिए ममता बनर्जी ने अपने रणनीति में बदलाव करते हुए फिलहाल सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ अपना झुकाव बढ़ा दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। सियासत जो है बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन सियासत में बच्चे बहुत अहम होते हैं। हर पार्टी को देखिए, टॉप के जितने भी लीडर उन्हें अगर आप देखोगे तो सबके बच्चे पार्टियों में बड़े बड़े ओहदे पर मौजूद हैं। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि वंशवाद सारी पार्टियों में है, लेकिन सब दूसरी पार्टी पर वंशवाद का आरोप लगाते हैं। दरअसल वो किसी ने सही कहा है कि हर शख्स को दूसरे के चेहरे के दाग दिखते हैं, अपना चेहरा किसे दिखाई पड़ता है। वैसे बच्चों से याद आया, हम जिस बच्चे की बात कर रहे हैं उसका जिक्र राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी ने अपने फेसबुक पेज पर एक बच्चे का वीडियो शेयर किया है जिसमें राहुल उससे बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इस बच्चे का नाम असीम है, ये दिव्यांग बच्चा है और राहुल ने इसके हौसले की तारीफ की है और ये कहा है कि ये बड़ा होकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहता है। Definitely he will do that. And I look forward. Definitely he will do that. And I look forward to him doing social work and making himself very famous. And when he's older, if he wants to join the Congress party, he's welcome to do that. Congress welcome ചെയ്യുന്നു, സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Yeah. Okay.